शुरुआत करते हैं आज के न्यूज़पेपर की हम भूगोल वाले हिस्से में मैप के साथ में। मैप में आज हम देखने वाले हैं भारत की जो नदियां हैं उनका किस प्रकार से ड्रेनेज पैटर्न बना है। ड्रेनेज पैटर्न जिसको हम अपवाह प्रतिरूप कहते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे एंटीसीडेंट ड्रेनेज पैटर्न के बारे में, पूर्ववर्ती अपवाह प्रतिरूप। पूर्ववर्ती का क्या मतलब है? पूर्ववर्ती का मतलब है कि पहले का सिस्टम कैसा रहा होगा। मान के चलो हम ये मान लेते हैं कि हिमालय पर्वत आज के टाइम में नहीं था, तो नदियाँ कैसे बहती थी। जब हिमालय पर्वत का निर्माण हो गया धीरे धीरे करके, तो नदियों ने क्या काम किया फिर। तो ऐसी नदियाँ जो पर्वतों से निकल रही हैं, पूर्ववर्ती नदियाँ, पुरानी नदियाँ जो पर्वतों के उत्थान से पहले भी, पर्वत बने उसके पहले भी उसी स्थान पर बहती थी। पर्वतों जब उत्थान पर्वतों का उत्थान होने लगा तो उसके साथ साथ ये नदियाँ क्या काम करने लगी, काटती गईं और अपना रास्ता बनाती गईं। इसी के चलते चलते नदियों ने गहरे खड्ड या फिर गॉर्ज का निर्माण किया था। पूर्ववर्ती अपवाह प्रतिरूप केवल हिमालय क्षेत्र में पाया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर सिंधु, सतलज, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ पूर्ववर्ती अपवाह प्रतिरूप का एग्जाम्पल है। यहाँ पर आप देख सकते हैं रिजिस ऑफ रेजिस्टेंट रॉक, ये चट्टानों के बीच में रिज है, खांचा है, स्लॉट है, दरार है, आप बोल सकते हैं। वैलीज कट इन लेस रेजिस्टेंस रॉक, फिर किस प्रकार से दोनों के बीच में ये घाटियां काटी गई हैं घर्षण के माध्यम से। तो आप देखोगे यहाँ पर यदि पर्वत का निर्माण हो रहा है बीच में, तो क्या काम करेगी, ऐसे करके ये इसको क्रॉस करते हुए जा रही है। क्रॉस करते करते उसको काटते 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 क्या का निर्माण करी है, ग्रॉज का निर्माण करी है या फिर महाखंड। इसके बाद में आ जाता है सुपर इम्पोज ड्रेनेज सिस्टम, अध्यारोपित अपवाह प्रतिरूप। गोंडवाना लैंड के अफ्रीकन प्लेट से अलग होने के चलते चलते धरातल से लावा निकला। गोंडवाना लैंड किससे अलग हो गया, अफ्रीकन प्लेट से अलग हुआ। अब जो गैप बच गया वहाँ से लावा बाहर निकलने लगा। लावा के फैलाव से प्रायद्वीपीय भारत की नदियों की घाटियां विलुप्त हो गई थी। प्रायद्वीपीय भारत पर वर्षा के बाद लावा युक्त चट्टानें अपरदित होते गईं, मतलब वो घिसती गईं और नदियां अपनी पुरानी घाटियों में पुनः प्रवाहित होने लगी। ऐसे अपवाह प्रतिरूप को हम बोलते हैं अध्यारोपित प्रवाह। अध्यारोपित अपवाह प्रतिरूप का एग्जाम्पल प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में देखने को मिलता है। एग्जाम्पल के तौर पर चंबल, सोन, दामोदर, नर्मदा, तापी, गोदावरी, कृष्णा। प्रायद्वीपीय भारत में ज्वालामुखी लावा का प्रवाह कौन से काल में हुआ था, क्रिटेशियस काल में हुआ था। इसके अलावा आ जाता हमारा डेंड्रिटिक ड्रेनेज पैटर्न, वृक्षाकार अपवाह। यहाँ से आप देखोगे वृक्ष की जो झाड़ियाँ रहती हैं, वृक्ष के तने, शाखाएं, उसी प्रकार से अपवाह नदियों का प्रवाह हमको दिखाई दे रहा है। जैसे पिक्चर से क्लियर हो गया है, ये जो छोटी छोटी शाखाएं देख रहे हैं ये सहायक नदियाँ हैं, और ये बीच से जो जा रही है ये मुख्य नदी है। जब सहायक नदियाँ मुख्य नदी से ऐसे मिल जाए कि पूरा क्षेत्र वृक्ष की शाखाओं की भांति दिखने लगे, तो ऐसे अपवाह प्रतिरूप को, ड्रेनेज पैटर्न को हम बोलते हैं डेंड्रिटिक ड्रेनेज पैटर्न। वृक्षाकार अपवाह प्रतिरूप हमको उत्तर भारत के मैदान में गंगा नदी तथा प्रायद्वीपीय भारत के पठार में गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों द्वारा दिखाई देता है। फिर आ जाता हमारा रेडियल ड्रेनेज पैटर्न। जब नदियां केंद्रीय उच्च भूमि से निकलती हैं, अलग अलग दिशाओं में फैल जाती हैं, तो ऐसे अपवाह प्रतिरूप को अरीय या फिर अपकेंद्रीय अपवाह प्रतिरूप बोलते हैं। रेडियल ड्रेनेज पैटर्न, अमरकंटक पठार और रांची पठार पर प्रवाहित होने वाली नदियां अरीय या फिर अपकेंद्रीय प्रवाह का एग्जाम्पल है। फिर आ जाता है पैरेलल ड्रेनेज पैटर्न। जब नदी तीव्र ढाल से बहते हुए एक दूसरे के समानांतर में प्रवाहित होने लग जाएं, पैरेलल में, 1 2 3 4 ऐसे पैरेलल में ये बह रही हैं, इसी को हम समानांतर अपवाह प्रतिरूप कहते हैं। भारत में पश्चिमी घाट से पश्चिमी तटीय मैदान पर जो प्रवाहित होने वाली नदियां हैं वो इसी का एग्जाम्पल तय करती हैं। फिर आ जाता है इंटरमीडिएट ड्रेनेज पैटर्न। हिमालय से निकलने वाली नदियां जब उत्तर भारत के मैदान में प्रवेश कर, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं दिखाई देती हैं, तो सतह में हमको जब वो बिल्कुल भी नहीं दिखाई देती है, ऐसे
प्रतिरूप को हम खंडित या फिर विलुप्त अपवाह प्रतिरूप कहते हैं। भाबर का क्षेत्र खंडित या फिर विलुप्त अपवाह प्रतिरूप का एग्जाम्पल है। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं द हिंदू से। तो द हिंदू की पहली जो खबर आई है वो आई है नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी से संबंधित। ये जो NJAC है इसको 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने ख़त्म कर दिया था। क्यों ख़त्म कर दिया था? क्योंकि इस सिस्टम में सरकार की भी उतनी ही भागीदारी हो रही थी जितनी कि सुप्रीम कोर्ट के CJI की या फिर उनके कॉलेजियम सिस्टम की होती है। इसका मतलब ये हो गया, यदि सुप्रीम कोर्ट का जज की नियुक्ति करना है, सुप्रीम कोर्ट के जज का अपॉइंटमेंट करना है, तो सरकार अपनी मनमानी चला सकती थी। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने अपनी स्वतंत्रता को बरकरार रखते हुए, बिना किसी के दबाव में काम करते हुए इस NJAC को ख़त्म कर दिया था। अब देखिए, कॉलेजियम की सिफारिश के बाद भी जजों की नियुक्ति में देरी हो रही है। कॉलेजियम कह रहा है कि जल्दी से जल्दी आप जजों की नियुक्ति करिए। इसमें देरी के मसले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग NJAC का नाम लेकर कुछ टिप्पणी करी थी, उसी को लेकर के ये न्यूज़ आई है। कॉलेजियम सिस्टम की सिफारिश के बाद भी जजों की नियुक्ति में देरी हो रही है, इस पर सुनवाई चल रही है। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ये मान लिया है कि कॉलेजियम द्वारा प्रस्तावित न्यायाधीशों की नियुक्ति पर विचार करने में केंद्र द्वारा बहुत देरी कर दी गई। ऐसा लग रहा है कि सरकार इस बात से नाखुश है कि NJAC ने संवैधानिक मस्टर पास नहीं किया है, इसलिए वो देरी कर रही है। यहाँ बता दें कि 2 दिन पहले केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने कहा था कि कॉलेजियम नहीं कह सकता कि सरकार उसकी तरफ से भेजा हर नाम तुरंत मंजूरी करे, फिर तो उन्हें खुद नियुक्ति कर लेनी चाहिए। ये देखिए किस प्रकार से लॉ मिनिस्टर सुप्रीम कोर्ट की बात मानने से इनकार कर रहे हैं कि उन्हें ये ध्यान रखना है कि आप जो जो नाम भेज रहे हैं हम उन्हीं को अपॉइंट नहीं करेंगे, ये कोई ज़रूरी नहीं है। यदि ऐसी बात है हम उनको ही करें तो आप खुद ही कर लीजिए, ऐसा किरण रिजिजू की तरफ से बोला गया था। वहीं यदि हम NJAC की बात कर लें, ठीक है, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की यदि हम बात कर लें, तो 99वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2014 के माध्यम से कॉलेजियम सिस्टम को 2014 में चेंज करने की बात करी गई थी NJAC से। कॉलेजियम सिस्टम का क्या मतलब है? देखिए, जब हमारे सुप्रीम कोर्ट के CJI रिटायर्ड होने वाले होते हैं, उसके पहले वो और 4 सीनियर मोस्ट जज मिलकर के एक ग्रुप का निर्माण करते हैं जिसको हम कॉलेजियम बोलते हैं। यहाँ पर सजेस्ट किया जाता है कि अगला जो CJI है कौन बनने वाला है। तो ये जो कॉलेजियम सिस्टम है उसकी जगह में सरकार कह रही थी कि नहीं, हम जो है NJAC लाने वाले हैं, NJAC लाएंगे, और सरकार लेकर के आ भी गई थी। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जो कॉलेजियम सिस्टम होता है वो जो नाम को रिकमेंड करेगा, सरकार इसके लिए बाध्य है कि उसको ही बनाने वाली है CJI। अब जब सरकार की तरफ से NJAC कानून 2014 में संविधान संशोधन करके ला लिया गया, तो सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई चली थी तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको ख़त्म कर दिया था। NJAC ने उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों और मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति और अधिक पारदर्शी बनाने का प्रस्ताव रखा था। आयोग द्वारा उन सदस्यों का चयन किया जाएगा जो न्यायपालिका, विधायिका और नागरिक समाज से संबंधित होने वाले हैं। सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक पीठ ने 2015 में NJAC को असंवैधानिक घोषित करते हुए कहा था, ये भारत के संविधान के मूल ढांचा, आधारभूत संरचना का उल्लंघन करता है, जो न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए सबसे बड़ा खतरा है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का फ्री होकर के काम करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं रेडियो टेलीस्कोप जो कि फ्लोट हो रही है, तैर रही है कहाँ पर? कर्नाटका वाटर्स थ्रू लाइट और नेचर ऑफ अर्ली स्टार एंड गैलेक्सी। रेडियो टेलीस्कोप लगाया गया कर्नाटक की झील में, जो कि लाइट थ्रो करती है। कहाँ पर लाइट थ्रो करती, मतलब हमें कुछ जानकारी दे रही है नेचर ऑफ अर्ली स्टार एंड गैलेक्सी के बारे में। तो
तो 2 झीलों का यहाँ पर उल्लेख किया गया है, इसके नाम हमें ध्यान में रखना है, डांडी गनहाली लेक एंड शरावती बैकवाटर्स। यहाँ पर 2020 से ही टेलीस्कोप लगाया गया है, ठीक है, उस टेलीस्कोप को डिप्लॉय किया गया है। एस्ट्रोनॉमर्स एंड रिसर्चर्स हैव बीन एबल टू डिटरमाइन प्रॉपर्टीज ऑफ रेडियोल्यूमिनस गैलेक्सी। गैलेक्सी के बारे में वैज्ञानिक लोग जानकारी उठा पा रहे हैं जिनका निर्माण किया गया था जस्ट 200 मिलियन ईयर्स पोस्ट द बिग बैंग। बिग बैंग हुआ, उसके बाद 200 मिलियन साल बाद गैलेक्सी का निर्माण हुआ था। उस पीरियड को जाना जाता है एज द कॉस्मिक डाउन। उसके बारे में यहाँ से वैज्ञानिक लोगों को जानकारी हासिल हो रही है। तो यहाँ पर नाम बताए गए हैं सौरभ सिंह, ये आते हैं RRI, एंड रवि सुब्रमण्यम फ्रॉम द कॉमनवेल्थ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन CSIRO। कहाँ पर है ये स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। इसके साथ साथ में कोलैबोरेटर रहे थे, सहायक रहे थे एड द, यहाँ पर नाम बताया गया, एक बार देख लेते हैं क्या नाम लिखा है। CSIRO ऑस्ट्रेलिया। इसके साथ साथ में इनको सहयोग मिला था यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज एंड यूनिवर्सिटी ऑफ तेल अवीव। इन्होंने यूज़ किया था डाटा फ्रॉम SARS-3 टू थ्रो लाइट ऑन द एनर्जी आउटपुट। एनर्जी आउटपुट के ऊपर इन्होंने क्या काम करा था? लाइट को फोकस किया। luminosity and masses of the first generation of galaxies that are bright in radio wavelength। इसके बाद एक छोटी सी न्यूज़ हम देखने वाले हैं डायबिटीज़ की डिसीज़ से संबंधित। डायबिटीज़ जो बीमारी है वो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ है। इसका मतलब ये है यदि आपको डायबिटीज़ हुआ है तो आप किसी और को डायबिटीज़ नहीं फैलाओगे, क्योंकि इसका संचार नहीं होता, यह गैर संचारी रोग के अंतर्गत आता है, जो किसी व्यक्ति में तब पाया जाता है जब हमारा जो पैनक्रियास है, जिसको अग्नाशय कहते हैं, पर्याप्त इंसुलिन का प्रोडक्शन नहीं करता। इंसुलिन क्या है? एक हार्मोन है जो रक्त शर्करा या फिर ग्लूकोज को कंट्रोल करने का काम करता है, या फिर जब शरीर इफेक्टिव रूप से उत्पादित इंसुलिन का यूज़ ही नहीं कर पाता। 2 कंडीशन होती, या तो आपकी बॉडी में इंसुलिन का निर्माण ही नहीं हो रहा है, दूसरा निर्माण हो रहा है लेकिन बॉडी उसका यूज़ नहीं कर पा रही है। डायबिटीज़ को देखा जाए तो मेन रूप से 2 भागों में बांटा गया है, एक होता है टाइप 1 और दूसरा होता है टाइप 2। ज़्यादातर जो बच्चे होते हैं इसलिए इसको हम किशोर मधुमेह के रूप में भी जानते हैं, क्योंकि ये ज़्यादातर 14 से लेकर के 16 साल की आयु के बच्चों को प्रभावित करता है। टाइप 1 तब होता है जब पैनक्रियास पर्याप्त इंसुलिन का निर्माण नहीं करता, उत्पादन नहीं करता है। हालांकि इसका प्रसार कम है और टाइप 2 की तुलना में बहुत अधिक गंभीर है। टाइप 2 की यदि हम बात करें, इस कंडीशन में हमारी बॉडी में इंसुलिन तो बन रहा है लेकिन उसका यूज़ नहीं हो पा रहा, जबकि शरीर अभी भी इंसुलिन का निर्माण कर रहा है। टाइप 2 डायबिटीज़ या फिर मधुमेह किसी भी उम्र में हो सकता है, यहाँ तक कि बचपन में भी। हालांकि इस टाइप का जो बीमारी है ज़्यादातर मध्यम आयु वर्ग और वृद्ध लोगों में ही पाया जाता है। इसके साथ साथ में गर्भावस्था के दौरान मधुमेह, ये गर्भावस्था के दौरान महिलाओं में तब होता है जब कभी कभी गर्भावस्था के कारण शरीर अग्नाशय में बनने वाले इंसुलिन के प्रति कम संवेदनशील हो जाता है, मतलब उसको यूज़ नहीं कर पाता है। तो सभी प्रेग्नेंट वुमेन में ये बीमारी नहीं होती है और आमतौर पर बच्चे के जन्म के बाद ये समस्या दूर हो जाती है। इससे क्या क्या हो सकता है यदि आप इसकी रोकथाम नहीं करते हैं? गुर्दा, हृदय, रक्त वाहिका, हमारा तंत्रिका तंत्र, आँखों की रेटिना आदि से संबंधित रोगों का ये कारण होता है। इसका क्या क्या रीज़न हो सकता है? आप खाना अच्छा नहीं खा रहे हैं, शारीरिक गतिविधि कम कर रहे हैं, शराब का अत्यधिक सेवन है, अधिक वजन होना या फिर मोटापा, तंबाकू का सेवन भी एक रीज़न होता है डायबिटीज़ की बीमारी के फैलने का। अब हम न्यूज़ को देखें तो कर्नाटक का क्या काम करना चाहता है? जिनकी उम्र 30 साल से ज़्यादा है, डायबिटीज़ की बीमारी की पहचान करना चाहता है। टू प्रिवेंट रिस्क फैक्टर फॉर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ की श्रेणी में रखा गया है किसको? डायबिटीज़ को। कर्नाटक हेल्थ डिपार्टमेंट ने क्या काम कर दिया है कि हम स्क्रीनिंग का काम चालू करेंगे जिनकी उम्र 30 से ज़्यादा है डायबिटीज़ की बीमारी के लिए।
इट विल बी डन एट द सून टू बी लॉन्च नम्मा क्लिनिक इन बेंगलुरु। बेंगलुरु में जो नम्मा क्लिनिक्स बनाए गए हैं वहाँ पर ये काम चालू हो जाएगा। यदि हम हेल्थ डिपार्टमेंट को देखें, 49.6% ऑफ द टारगेट पॉपुलेशन इन द स्टेट हैज़ बीन स्क्रीन फॉर डायबिटीज़। सो मतलब कि देखा जाए तो 49.6% का हमें स्क्रीनिंग का काम करना है। 1.72% हैज़ बीन डायग्नोज्ड विथ डायबिटीज़ एज नवंबर 28 नवंबर तक का ये डेटा है। टोटल जो अभी तक स्क्रीनिंग हुई है उसमें 1.72% लोग डायबिटीज़ से प्रभावित पाए गए हैं। कुछ कुछ फैक्ट वाली चीज़ें भी इनको हम देख लेते हैं, जैसे कि आम आदमी ने टॉप करी है लिस्ट ऑफ कैंडिडेट विथ क्रिमिनल रिकॉर्ड 300, द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स आउट ऑफ द टोटल 1621 कैंडिडेट। टोटल नाम इनने दिए हैं 1621 लोगों के, जिसमें से 300 जो कि गुजरात असेंबली में चुनाव लड़ रहे हैं, who have criminal cases registered against them। The Association for Democratic Reforms ने इन्फॉर्मेशन दिया है। आम आदमी पार्टी ने टॉप करी है इस लिस्ट में विथ 61 सच कैंडिडेट। 61 कैंडिडेट किसके हैं? आम आदमी पार्टी के हैं। ए टोटल ऑफ 192 कैंडिडेट आर बुक्ड फॉर सीरियस ऑफेंसेस। टोटल 192 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको कहना चाहिए जेल में डाला गया था सीरियस ऑफेंसेस के चलते चलते। वहीं कुछ डाटा यहाँ पर डेंगू को लेकर के प्रस्तुत किया गया है। 3,323 द नंबर ऑफ डेंगू केसेस रिपोर्टेड इन दिल्ली। कब तक? 25 नवंबर तक। ये डेटा प्रस्तुत किया गया म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली की तरफ से। मतलब 1100 से भी ज़्यादा जो डेंगू केसेस हैं ना, उनको रिपोर्टिंग किया गया है। कहाँ? नेशनल कैपिटल में इन द फर्स्ट 3.5 वीक ऑफ नवंबर। फिर 2015 में इस सिटी ने विटनेस किया था मैसिव डेंगू आउटब्रेक विथ केसेस क्रॉसिंग 10,600 इन अक्टूबर। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं इलेक्टोरल बॉन्ड से संबंधित। इलेक्टोरल बॉन्ड का अनाउंसमेंट किया गया था यूनियन बजट 2017-18 में। इलेक्टोरल बॉन्ड एक प्रकार से प्रयास किया गया है कि कैसे करके हम पॉलिटिकल फंडिंग वाला जो सिस्टम है उसको साफ सुथरा बना सकते हैं। द स्कीम ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड्स एड्रेसेस द कंसर्न ऑफ डोनर्स टू रिमेन एनोनिमस टू द जनरल पब्लिक और टू राइवल पॉलिटिक्स पार्टी। यहाँ पर एक दिक्कत वाली बात यह हो गई है कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड हुआ करते हैं, किसने पैसा दिया है, किसको पैसा दिया है। यदि मैं बीजेपी में हूँ, मुझे पैसा मिला है तो केवल मैं जानता हूँ कि मुझे पैसा किसने दिया है, जनता को नहीं पता है। तो ये बात जनता को पता होना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं यदि मुझे किसी ने पैसा दिया है तो मैं उसके बारे में ज़रूर सोचूंगा कि नहीं, उसने मुझे करोड़ों रुपया दिए हैं तो मेरा भी तो कुछ फर्ज बनता है, नहीं तो अगले साल वो मुझे 0 रुपया भी नहीं देगा। तो यहाँ पर इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के ये दिक्कत हो जाती है। इलेक्टोरल बॉन्ड क्या होते हैं? फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होते हैं फॉर मेकिंग डोनेशन। आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को चंदा दे रहे हैं, डोनेशन दे रहे हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ को। इनको इशू किया जाता है किसके द्वारा? शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स के द्वारा अपॉन ऑथराइजेशन फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट। ऑथराइजेशन कौन प्रोवाइड करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा टू इंटेंडेड डोनर्स, बट ओनली अगेंस्ट चेक एंड डिजिटल पेमेंट। इट कैन नॉट बी परचेज बाई पेइंग कैश। क्या है यहाँ पर? चेक और डिजिटल पेमेंट के माध्यम से ही आप लेन देन कर सकते हैं। आप यहाँ पर कैश के माध्यम से ये सब नहीं कर सकते। तो अब आप इसको क्या काम करते हैं? इलेक्टोरल बॉन्ड को जाते हैं और रिमीडेबल करवाते हैं, रिडीमेबल करवाते हैं। इसका मतलब ये है जैसे कि मेरे अकाउंट मेरे पास में ये पर्चा है तो मैं इसको पर्चा को लेकर के जाऊंगा कहाँ? SBI, और वहाँ से पैसे ले लूँगा। रजिस्टर पॉलिटिकल पार्टी विद इन द प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट फ्रॉम इशुएंस ऑफ द बॉन्ड। इसका भी टाइम पीरियड रहता है कि कब इसको इशू किया गया था, कितने दिन के भीतर आप पैसे निकाल सकते हैं। तो कुछ कुछ RBI एक्ट 1934 में संशोधन किए गए थे, सेक्शन 31(3). इसके साथ साथ में रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट 1951 वर मेड थ्रू द सेक्शन